आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कैंटोन्स इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में कैंटोन्स का किरदार। कैंटोन्स स्विस ज़बान में बेसिकली ज़िले को कहा जाता है कि यानी कि जो उनके अजला हैं उनका स्विस डेवलपमेंट आइन की डेवलपमेंट में क्या किरदार है। इट इज़ सच ए कन्फेडरेशन विच हैज़ स्टेटस ऑफ फेडरल सिस्टम वेयर देयर इज़ ए क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ कैंटोन्स एंड द फेडरेशन। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कन्फेडरेशन है जिसमें वफाकी निज़ाम को एक बुनियादी मुकम्मल हसीयत हासिल है। एट प्रेजेंट देयर आर 19 फुल कैंटोन्स एंड 6 हाफ कैंटोन्स। In every half cantons there is an independent government. इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में 19 फुल कैंटोन्स हैं और 6 हाफ कैंटोन्स हैं। हर हाफ कैंटोन्स को भी एक मुकम्मल आज़ाद खुद मुख्तार हसीयत हासिल होती है। इसलिए हाफ कैंटोन की भी फेडरल असम्बली और काउंसिल ऑफ स्टेट में वही अहमियत है जो फुल कैंटोन की होती है। Therefore, it has the same importance as that of full cantons. In the Federal Assembly, full canton sends 2 members and half canton sends 1 member. The Civil War of 1847 shook the political system. वफाकी असम्बली का जो ऐवान ज़ेरी यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसमें फुल कैंटोन अपने 2 उम्मीदवारों को भिजवाते हैं, जबकि हाफ कैंटोन एक उम्मीदवार नुमाइंदगी के लिए भेजते हैं। चूँकि 1847 की सिविल वॉर ने स्विस पॉलिटिकल सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया था, लिहाजा 1848 में बनने वाले दस्तूर ने मरकज़ सेंट्रल को बहुत ज़्यादा मजबूत किया और इसकी सेंट्रलाइजेशन की जो असल शेप है वो हमारे सामने आई। The 1840-74 made the federation more strong, but in spite of this, cantons' powers did not become less and ineffective, rather these were made strong. इसके बाद जो 1874 में का नज़रसानी शुदा आइन मुतारफ़ करवाया गया उसमें मरकज़ को मज़ीद अख्तियार दिए गए और उसको मजबूत किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो अजला यानी कैंटोन्स का किरदार था वो कम ना हुआ ना ही गैर मौसर हुआ, बल्कि कैंटोन्स के किरदार को ज़्यादा मौसर और मरबूत बनाया गया। The 2 world wars and economic recession of 1928 affected the world, and Switzerland also passed through these, and this gave rise to tendency to centralization. 2 अजीम जंगों और 1928 के माशी बहरान ने पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासिर किया। स्विट्ज़रलैंड भी इन अदवार से गुजरा और वहाँ पर मरकजियत के रुझान में इजाफा हुआ, लेकिन अवाम की अपने कैंटोन्स यानी अजला से मोहब्बत किसी सूरत भी कम ना हुई, जिसकी वजह से हर कैंटोन को अपना पर्सनल दस्तूर बनाने की इजाज़त है। वो दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे कर सकते हैं। इनमें माशी, इक़्तिसादी, फलाही, तालीमी मुआहदे शामिल हैं और इन मुआहदों की जो हतमी तौसीक है वो वफाकी काउंसिल से करवाना यानी फेडरल असम्बली से करवाना ज़रूरी है। But canton people did not lessen their love for cantons, and every canton is free to make its constitution to do agreements with the approval of Federal Council. But it gives approval and does not cancel it. To make every canton independent internally, there is a list of power of the center, and the rest of the affairs and powers to deal with these were left to the cantons. लेकिन चूँकि आपको बताया गया है कि
तमाम कैंटोन आज़ाद हैं दाखिली और ख़ारजी तौर पर दूसरे ममालिक के साथ दफाई, माशी, इक़्तिसादी, इंतज़ामी मुआहदे करने में, लेकिन इसके लिए वफाकी यानी फेडरल असम्बली की जो परमिशन है वो ज़रूरी है। लेकिन जो फेडरल असम्बली है वो शाज़ो नाज़र ही इन मुआहदात की मनसूखी के लिए अमल करती है, वो अमूमन मंजूरी दे देती है। इसलिए हर कैंटोन की दाखिली और ख़ारजी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए आइन में मरकज़ के इख्तियारात की एक तफसीली फहरिस्त दी गई है। बाकी मानदा जो इख्तियारात हैं वो कैंटोन्स के हवाले कर दिए गए हैं। Anybody getting the citizenship of a canton is thought to have got citizenship of Switzerland. Every citizen pays more taxes to the canton than to center, but no canton can make laws contrary to the laws of the federal constitution. किसी भी शख्स को कैंटोन की शहरियत हासिल होने की वजह से स्विट्ज़रलैंड की शहरियत मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाती है। हर शहरी अपने कैंटोन को ज़्यादा टैक्स अदा करता है मरकज़ी की निस्बत, लेकिन किसी कैंटोन को अपने दस्तूर में कोई ऐसी मुनाफी चीज़ बनाने की इजाज़त नहीं जो इसके मरकज़ी दस्तूर के अगेंस्ट हो। कैंटोन्स की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। हर कैंटोन में मज़ीद ज़ैली अज़ला में हर कैंटोन में अज़ला को मज़ीद ज़ैली डिवीज़न क्लास में तकसीम किया जा सकता है। हर ज़िले में कम्यून और म्यूनिसिपैलिटी होती है। Cantons are of two different kinds and every canton is divided into districts and every district into commune and municipality. यानी हर कैंटोन में जो यानी कि ज़िला होता है उसको मज़ीद दो अज़ला में तकसीम किया जाता है। एक हर ज़िले में कम्यून और म्यूनिसिपैलिटी होती है। काइंड्स ऑफ कैंटोन्स, इसमें अवामी असम्बली वाले कैंटोन्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव यानी नुमाइंदा कैंटोन्स हैं। These are very ancient in Switzerland and are of 500 years old. In the present cantons, there are 5 cantons where people assembly is present, and this is called Landgemeinschaft. स्विट्ज़रलैंड में चूँकि जो कैंटोन का तारीख है वो बहुत पुरानी है, इनका वजूद तकरीबन 500 साल पुराना है। मौजूदा कैंटोन्स में 5 ऐसे कैंटोन्स हैं जो अवामी असम्बली वाले कैंटोन्स कहलाते हैं। साल में एक बार तमाम रायदहिंदगान मज़कूरा कैंटोन्स में एक मुअय्यना जगह पर हाज़िर होते हैं और मुल्की सलामती, मुल्की मामलात के लिए पॉलिसी साजी, कानून साजी में बराह रास्त तौर पर शिरकत करते हैं। हत्ता कि मुल्क का सालाना बजट भी जो है वो ही तश्कील करते हैं। इसमें बजट में इजाफे की कोशिश करते हैं, या अगर किसी डिपार्टमेंट में बजट को बढ़ाना है तो उसके लिए अपनी तजावीज़ जो है फॉरवर्ड करते हैं फेडरल असम्बली को। दूसरा इसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव कैंटोन्स। इन मैनी कैंटोन्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड देयर इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वोटर्स elect members for 4 years directly for legislature assemblies and some for 3 years. These are called cantonal councils and these deal with the financial matters while legislating. स्विट्ज़रलैंड में अक्सर कैंटोन्स में नुमाइंदा हुकूमत है। हर कैंटोन में रायदहिंदगान अपनी कानून साज असम्बली को बराह रास्त 4 साल के लिए मुंतखब करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि बाज़ कैंटोन्स में कानून साज असम्बली की मुद्दत 3 साल की भी होती है। इन कानून साज असम्बलियों को स्विट्ज़रलैंड में कैंटोनियल काउंसिल्स कहते हैं। ये कैंटोनियल काउंसिल्स हर तमाम मालियाती अमूर, इंतज़ामी अमूर के मामलात को डील करती हैं, उनकी निगरानी करती हैं। इंतज़ामी अमूर के लिए अमूमन इंतज़ामी काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है और इसके अरकान की तादाद 5 से 11 होती है। All executive affairs are looked after by these councils, but
Implementation is the responsibility of the Executive Council that has 5 to 11 members. Referendum and initiative right has been given to all cantons. Even in the center, direct legislation has been introduced. रेफरेंडम और हक़ हदायत यानी रेफरेंडम और इनिशिएटिव का जो इख्तियार है वो भी तमाम कैंटोन्स को दिया गया कि वो अपनी आवाम की राय से कि अपने आइन में कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, नई कोई उसमें आइन में कोई नई चीज़ मुतारफ़ करवा सकते हैं जो उनके हालात और उस कैंटोन की रिक्वायरमेंट हो। हत्ता के मरकज़ भी बराह रास्त कानून साजी के अमल को मुतारफ़ करवा चुका है। इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट लेजिस्लेशन यानी बराह रास्त कानून साजी क्या है। इट कैन ओनली बी सीन इन स्विट्जरलैंड देयर आर वेयर वोटर्स आर नॉट ओनली टू बी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ असेंबलीज बट आल्सो लेजिस्लेट इन द सेंटर एंड फेडरल यूनिट्स। बराह रास्त कानून साज असम्बली की अमली शक्ल पूरी दुनिया में सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, जहाँ पर राय दहिंदगान सिर्फ और सिर्फ असम्बली के नुमाइंदों का इंतखाब ही नहीं करते बल्कि मरकज़ी और वफाकी इकाइयों में कानून साजी का काम भी करते हैं। इन सम कैंटोन्स दे assemble at a place and take part in legislation and policy making. They do this by 2 ways as shown below. नंबर 1 है जी रेफरेंडम, नंबर 2 है इनिशिएटिव, हक़ हदायत भी जिसे हम उर्दू में कहते हैं। बाज़ कैंटोन्स में तो अवाम एक मुकर्रर जगह पर जमा होते हैं और मुफ्ती अमूम पर पॉलिसी साजी और कानून साजी में हिस्सा लेते हैं, लेकिन मुल्क के अक्सर कैंटोन्स में अवाम बराह रास्त कानून साजी में हिस्सा लेते हैं। इसका 2 तरीक़ाकार बताए गए हैं, एक तो रेफरेंडम है, दूसरा जो इनिशिएटिव है यानी हक़ हदायत। सिग्नेचर के जरिए वो अपनी राय दे सकते हैं। आइन में कोई तरमीम करवानी हो तो और वो पार्लियामेंट को इस सिलसिले में अपनी सजेशन भिजवा सकते हैं। रेफरेंडम इट इज़ कॉल्ड द डिसीजन ऑफ द पब्लिक विच दे डू व्हाइल एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ए लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्विट्ज़रलैंड बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड to make the foundation of the country strong. It is of 2 kinds. रेफरेंडम बुनियादी तौर पर अवाम के फैसले उनकी ख्वाहिश को कहते हैं जिसमें वो पार्लियामेंट के किसी बनाए हुए कानून को मंजूर करते हैं या रद्द कर देते हैं। स्विट्ज़रलैंड में रेफरेंडम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसको इस्तिस्वाब राय भी कहते हैं क्योंकि मुल्क में कानून साज को मुस्तहकम बुनियादों पर कायम करने के लिए रेफरेंडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंडम 2 तरह का होता है। इस जगह पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की एक स्पीच का कुछ हिस्सा बताना चाहूँगा जिसमें उन्होंने फरमाया, कभी कोई कौम मज़ाहमत नहीं करती, अवामी राय कभी गलती पर नहीं होती। मुनज़्ज़म कौम की राय पर कभी कोई कौम मज़ाहमत नहीं करती, अवामी राय कभी गलती पर नहीं होती। यानी कि अगर इसको एप्लीकेट किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि स्विस कौम जो है बेसिकली मुनज़्ज़म और मरबूत कौम है और इनकी राय दी हुई राय पे दूसरी जो अक़वाम है या दूसरे जो अज़ला हैं या दूसरी अक़वाम के लोग हैं वो किसी तरह भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो भी कानून साजी के लिए रेफरेंडम की कोशिश करेंगे वो इनकी बेहतरी के लिए होगा और स्विट्ज़रलैंड की तरक्की के लिए। आगे जी ऑप्शनल रेफरेंडम, इख्तियारी रेफरेंडम। फेडरल असम्बली लेजिस्लेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट इट। इफ 30,000 people or 8 cantons ask in writing to present the law before the public, Federal Assembly has to hold referendum which is called optional referendum. It is not only used to accept or reject a law, but such agreement of more than 30 years can also be asked to be presented for referendum. वफाकी असम्बली जो कानून तश्कील देती है वो इनको नाफद करने की भी जिम्मेदार होती है।
इस सिलसिले में अगर 30,000 बाशिंदे या 8 कैंटोन यानी 8 अजला तहरीरी तौर पर किसी कानून को अवाम के सामने पेश करने के लिए कह दें तो वफाकी असम्बली को इस पर रेफरेंडम लाजमी करवाना पड़ता है। ऐसे रेफरेंडम को ऑप्शनल रेफरेंडम यानी अख्तियारी रेफरेंडम कहते हैं। अख्तियारी रेफरेंडम सिर्फ किसी कानून को मंजूर या नामंजूर करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ऐसे मुआहदात जिनको कायम हुए 30 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इनको भी अख्तियारी रेफरेंडम में शामिल किया जाता है। आगे जी, कंपल्सरी रेफरेंडम यानी लाजमी रेफरेंडम। The laws made by Federal Assembly are sometimes to be amended, then Assembly is bound to hold a referendum for amendment in the Constitution. This is final in this regard and is called compulsory referendum. It is not necessary only in the federal law but is necessary for cantons to hold referendum. वफाकी असम्बली जो भी कानून बनाती है, अगर इन कवानीन में तरमीम का जवाज़ पैदा होता है तो वफाकी असम्बली हर किस्म की दस्तूरी तरमीम पर अपनी इस्तिस्वाब राय देने की पाबंद है। इस इस्तिस्वाब राय को हतमी फैसले की नोयत हासिल होती है और ऐसे रेफरेंडम को लाजमी रेफरेंडम कहते हैं। यानी उन्हें हर सूरत में अगर अवाम की राय आ जाती है तो रेफरेंडम करवाना पड़ता है उस तरमीम के हवाले से या कोई नया आइन कानून पास करने के लिए। सिर्फ मरकजी दस्तूर में तरमीम के लिए ही रेफरेंडम लाजमी नहीं, बल्कि कैंटोन्स के लिए भी लाजमी है कि वो इसमें रेफरेंडम का इनेकाद करवाएं। In Switzerland, often compulsory referendum is done because it is preferred to optional referendum and it shows opinion of all the people of the nation at the law which gets favor of people. It is the right of the people which they use to accept or reject law of legislature. This power of people is not of negative nature because legislature makes law for the benefit of the people. The people cannot reject it, but if it is against their desire, it must be rejected by the people, and this is their basic right to do so. स्विट्ज़रलैंड में अक्सर व पेशतर लाजमी रेफरेंडम से काम लिया जाता है क्योंकि लाजमी रेफरेंडम को अख्तियारी रेफरेंडम पर तरजीह हासिल होती है। इससे पूरी आवाम की मुस्बत सोच का पता चलता है कि वो किसी भी कानून को सही मायनों में अवामी पसंदीदगी हासिल है या नहीं और वो कितना मजबूत है, कितना मुल्की सालमियत के लिए वैलिड है और उसकी पाबंदी में भी अवाम में ज़्यादा की जाती है जिसको अवाम मनवन तस्लीम करते हैं जिस कानून को। बहरहाल स्विट्ज़रलैंड में इस्तिस्वाब राय अवाम का वो अख्तियार है जिसको वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को मुस्तरद करने या मंजूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह कहना कि ये अख्तियार मनफी नोयत का है या अवाम की डिस्क्रिशन होने की वजह से अवाम इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं, तो ये शायद इतना सही नहीं होगा क्योंकि अवाम उनकी वेल एजुकेटेड है स्विट्ज़रलैंड की। अगर वो मुकन्ना का कोई कानून अवामी फ़ायदे और सहूलत के लिए बनाती है तो अवाम उसको कभी भी रद्द नहीं करते, और अगर कानून अवामी मंगों के ख़िलाफ़ है तो फिर ऐसे कानून को रद्द करना अवाम का बुनियादी हक़ होता है कि वो अपनी ज़िंदगी, अपने माशी इक़्तिसादी जो मसाइल हैं उनको कवर करने के लिए ऐसे पार्लियामेंट से कानून की तवक्को करते हैं जो उनके मुल्क और कैंटोन यानी ज़िले के लिए बेहतर हो। अगला जी, इनिशिएटिव। दिस इज द राइट ऑफ पीपल अंडर विच इफ दे वांट टू इंक्लूड ए लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर बेनिफिट दे अरेंज ए बिल एंड प्रेजेंट इट टू द लेजिस्लेचर। दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव एंड दिस इज पॉजिटिव राइट ऑफ द पीपल। Whenever in a country this right has been given to the people, a number of voters in writing asked to make a movement. हक़ हिदायत अवाम का वो अख्तियार होता है जिसके तहत अवाम अगर कोई कानून अपने इज्तिमाई
मफाद की खातिर आइन में शामिल करना चाहें तो वो एक बाकायदा मसवदा तरतीब देकर, बिल तरतीब देकर फेडरल असम्बली के सामने पेश करते हैं। इस अख्तियार को हक हदायत इनिशिएटिव भी कहा जाता है और इसे अवाम का मुस्बत अख्तियार भी कहा जाता है कि जिसे वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। Whenever and oblige the government to hold a referendum on that for approval, it has also two forms. जिस मुल्क में भी हक हदायत का अख्तियार अवाम को दिया गया है वहाँ पर राय दहिंदगान की एक मखसूस तादाद तहरीरी तौर पर इनिशिएटिव की तहरीक चलाने के लिए कहती है। तहरीरी तौर पर यानी वो बिल पेश करते हैं कि हक हदायत के अमल को चलाया जाए और हुकूमत को अपने मसौदे मंजूरी के लिए रेफरेंडम करवाने पर मजबूर करती हैं। हक हदायत की दो सूरतें हैं जो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।